स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां गिरीश महाजन ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। एकनाथ शिंदे से मुलाकात पर गिरीश महाजन की तरफ से कहा गया कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये कंफर्म हो चुका है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दरअसल कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मजेदार वाकया हुआ, जब एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार तीनों बैठे हुए थे, मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। जब एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि देवेंद्र फडणवीस तो मुख्यमंत्री पद की शपथ कर ले रहे हैं, लेकिन क्या आप भी, यानी कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो इसके जवाब में एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया कि शपथ ग्रहण के समय तक का इंतजार कीजिए, सब कुछ जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इसके ठीक कुछ ही मिनटों के अंदर बगल में बैठे अजीत दादा पवार ने स्पष्ट कर दिया कि मैं तो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा हूं, इनका नहीं पता। लेकिन अब जो है वो क्लैरिटी आ चुकी है। गिरीश महाजन ने कह दिया है एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद कि एकनाथ शिंदे आज शाम 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में शपथ लेंगे उप मुख्यमंत्री पद की। हिमांशु भट्ट हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़ रहे हैं। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्टेज इज ऑल सेट, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, इसकी भी पुष्टि अब हो चुकी है। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप जो है वो काफी ज्यादा वायरल है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। किस तरीके से जो बॉन्डिंग है वो नजर आई तीनों ही नेताओं की। नहीं, ये बॉन्डिंग तो पहले से है। देखिए, 2.5 साल तक उन्होंने सरकार चलाई और उसमें से तकरीबन 1.5-2 साल तो तीनों ने मिला के चलाई जी। अभी ऐसे में एक दूसरे को नहीं जानते हो, ये बात तो मुमकिन नहीं। मगर जब आप कल देखेंगे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो एक चीज बहुत स्पष्ट हो जाती है कि मीडिया में जो बातें चली थी 10-11 दिन के बाद अभी निर्णय लिया गया, तो लोग बोलते इतना डिले क्यों, इतना बड़ा मैंडेट मिला, ये हो गया वो हो गया। मगर भाजपा की ये एक परंपरा रही कि आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर हर एक भाजपा समर्थित सरकार या भाजपा की अगुवाई में जो भी सरकार बनी है, उनका निर्णय लेने में ऐसा वक्त लगा ही है। उसकी वजह यह है कि, और इस वक्त तो ज्यादा, क्योंकि इतना भारी मैंडेट के बाद भाजपा अगर 5 साल तक सही शासन नहीं दे पाए तो ये इनके लिए बहुत बुरी बात है। और इसी की चलते पहले ही से हर एक विघ्न को, हर एक इश्यू को सॉर्ट आउट करके फिर सरकार को स्थापित करना, ये भाजपा का निर्णय था। अभी इसमें मुझे तो कुछ गलत दिखता नहीं है। और जहां तक आपने बात कही कि एक तर्क वितर्क चल रहा था कि एकनाथ शिंदे जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, वो उसी दिन स्पष्ट हो गया था भैया, जिस दिन उन्होंने सीधी सी बात कही थी कि भाजपा हाईकमान जो निर्णय लेगा वो हमें शिरोमानी है। हाँ, अगर वो फिर ऐसा समझे कि शिवसेना के मेंटर बन के वो रहेंगे तो बात अलग है। खबर आई थी कि वो महायुति के संयोजक का पद मांग रहे हैं, बीच में इसकी भी अटकलें लगाई जा रही थी। ये बातें, ये जो सूत्र बताते हैं ना, सभी बातें ठीक है। मैं तो ये समझता था कि एकनाथ शिंदे लास्ट मोमेंट तक वो आशा रख रहे थे कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उनको वो ये पद दिया जाए। सर, ये तो ऑब्वियस है, अगर 11 दिन लगे हैं तो इसको लेकर वो बार्गेन जरूर कर रहे थे शायद। नहीं, बार्गेन करने से भी ज्यादा क्या था, मेरा ये मानना है कि भाजपा में, भाजपा की ऊपर की जो नेतागिरी और संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी, उनमें एक द्विधा थी। अभी महाराष्ट्र के चुनाव हो जाने के बाद उनको भाजपा का राष्ट्रीय प्रमुख भी अपॉइंट करना है। करेक्ट। और 50 साल से कम उम्र वाले, मतलब युवा जिसको बोलते हैं कोई लोग, इनमें अगर देखें तो देवेंद्र फडणवीस कैंडिडेट नंबर 1 है उसके लिए भी। तो अभी भाजपा की नेतागिरी पहले ये तय करे कि क्या इनको देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में ही चाहिए या भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है। और मुझे लग रहा है वो तो अब तय हो गया, जब सीएम अब वो तय हो गया। देखिए, वो तय होने के बाद उन्होंने एक दिन नहीं लगाया देवेंद्र फडणवीस का नाम जाहिर करने। करेक्ट। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये एकनाथ शिंदे नहीं, एकनाथ शिंदे ने कल जिक्र किया था मराठी के अंदर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं 2 दिन गांव क्या चला गया, लोगों ने सारी बातें करने लगी, मीडिया में जात की अनेक किस्म की बातें होने लगी। तो कभी कभी क्या होता है, हर एक स्टेप जो होता है वो नेचुरल नहीं होता, और जो नेचुरली इंसान करता है, पॉलिटिशियन भी इंसान, आखिर में इंसान है ना। ट्रू।
अभी देखिए, एक क्षण में एकनाथ शिंदे, ऐसे भी सूत्र बता रहे थे कि एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा, मेरे बेटे को बनाइए। खबरें आई थी। अभी वहां पर बात आके खड़ी हो गई, भाजपा के बड़े बड़े नेता ऐसा कहने लगे कि तो फिर आप में और उद्धव ठाकरे में फर्क क्या है? करेक्ट। तो देखिए, ये सब बातें जो है ना, वो मीडिया में बहुत सी चलती है। सूत्र बताते हैं ना जब, तब वो बातों को इन बिटवीन द अभी लाइन्स कुछ देर पहले मैं संजय सिरसाट का बयान पढ़ रहा था, उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे सभी विधायकों ने रिक्वेस्ट किया एकनाथ शिंदे से कि हमारी पार्टी से और कोई उप मुख्यमंत्री पद के लिए इच्छुक नहीं है और आप ही इसके लिए सबसे योग्य हैं। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने यह मैसेज भी दे दिया कि उनको उप मुख्यमंत्री पद की कोई ज्यादा वो नहीं थी जरूरत, वो तो अपने पार्टी के नेताओं के कहने के कारण वो जो है शपथ ले रहे हैं। अरे उन्होंने तो ये भी कहा है ना भैया, आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि एक मुख्यमंत्री जैसे पद के लिए हम महायुति को तोड़ने का काम नहीं करेंगे। वहीं से ये बात स्पष्ट हो जाती है। अभी यहां पर बात हो रही है, अभी मैं इसमें जिक्र भी ये करूंगा कि ये फिर बात चली, पोर्टफोलियोज की बात चली कि होम मिनिस्ट्री किसको मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। करेक्ट। अभी वो तो अपने आप तय कर लेंगे। देखो 2.5 साल उन्होंने चलाया है, देवेंद्र फडणवीस ने होम मिनिस्ट्री रखी है, उसमें कोई बदलाव। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एकनाथ शिंदे ने अपने पास रखी है, अभी भी है उनके पास। वो अभी नया मंत्रिमंडल आएगा तो फिर वो फिर से एलोकेट होगा। और अजीत दादा पवार को फाइनेंस चाहिए, तो वहां भी कोई इतनी बड़ी इश्यू नहीं है। इशू क्या विधानसभा अध्यक्ष पद था सर? देखो, विधानसभा का अध्यक्ष पद भाजपा अपने हाथ से नहीं छोड़ेगा, ये बात समझ के चलिए। क्योंकि देखिए, आप संख्या बल देख के बात करिए। जहां पर कोई भी गठबंधन होता है, यहां शिवसेना शिंदे और अजीत दादा पवार दो को मिला देना, फिर भी भाजपा जितने नहीं होते। 132 है एक बाजू को, 56 है और 41 है। अगर दोनों को मिला देना, फिर भी भाजपा जितने नहीं होते। तो अगर ऐसी कोई बात करेगा, ऐसी कोई मीडिया में बात चलेगी कि अजीत दादा पवार ने बोल दिया कि हमें 1/3 मिनिस्ट्री चाहिए, शिंदे ने बोल दिया हमें 1/3 चाहिए, और भाजपा के पल्ले खाली 1/3 आएगा, नहीं, ये बात नहीं होगी। ये संख्या बल के हिसाब से डिसाइड। और कई पदों के लिए तो जो सबसे उचित व्यक्ति होगा तीनों पार्टी में से, ठीक, उनको दी जाएगी। क्योंकि भाजपा की नजर अगर आप देखें 2022 से शुरू करके, लोकसभा के चुनाव की बात नहीं कर रहा, असेंबलीज के इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। भाजपा की नजर सतत सेकेंड लेवल लीडरशिप को तैयार करने के लिए चल रही है, वो काम कर रहे हैं। भाजपा की नेतागिरी आप देखिए, कहीं पर भी जाइए, जो जो स्टेट में भाजपा की गवर्नमेंट बनी है, वहां पर सेकंड रंग लीडरशिप को आगे लाके मुखर करके उनको डेवलप करने की एक प्रक्रिया चल रही है भाजपा के अंदर। और उसी के तहत अगर फडणवीस आते हैं यहां पर, वो भी युवा है रिलेटिवली, क्योंकि फडणवीस है, योगी आदित्यनाथ है, हेमंत तो विश्व शर्मा है, ये बाजू वो जो एक नेक्स्ट जेन लीडरशिप है कि आफ्टर प्रधानमंत्री कौन, उसके सवाल में अब देवेंद्र फडणवीस भी जो है वो शामिल हो चुके हैं। और पूरे महाराष्ट्र में उनके कल्ट का नेता, ये भी सच है कि बीजेपी को जो है वो नहीं मिल पाया और इसीलिए वो विकल्प के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ही जो है वो 11 दिनों की पूरी मत्था पिच्ची के बाद उनका नाम फाइनल हुआ। सर, अब चूंकि 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, पूरा एनडीए अलायंस जो है वो एक शक्ति प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्योंकि आप राजनीति को काफी लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं, अब जो चुनौतियां हैं वो क्या कुछ रहेंगी देवेंद्र फडणवीस के सामने, खासतौर पे उस परिस्थिति में जब उप मुख्यमंत्री के पद पर एक तरफ एकनाथ शिंदे होंगे, दूसरी तरफ अजीत पवार होंगे। ये जो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को बैलेंस ऑफ करना, ये कितना डिफिकल्ट होने वाला है देवेंद्र फडणवीस के लिए, वो भी तब जब 5 साल सरकार चलानी है। और हमने देखा कि पिछली सरकार में कई बार ऐसे मौके सामने आए जहां कभी बीजेपी जो है वो दोनों से अलग होती हुई किसी मुद्दे पर नजर आई, कभी एकनाथ शिंदे जो है किसी मुद्दे पर अलग, तो कभी अजीत पवार जो है किसी मुद्दे पर अलग। एक है सेफ है कहीं, अगर हम एग्जाम्पल ले ले, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अजीत पवार के मुंह से मैंने कहीं भी ये नारा जो है वो नहीं सुना। हाँ, नहीं सुना, बराबर है। मगर इस बार ही प्रजा ने जो मैंडेट दिया है ना भैया, पहले ये बात बता दूं, प्रजा ने जो मैंडेट दिया है वो बहुत क्लियर दिया है। प्रजा ने बोल दिया है 5 साल सरकार चलनी चाहिए।
और सरकार का मुख्य घटक होगा भाजपा, क्योंकि उनकी इतनी सीटें हैं। ये दोनों के बगैर भी भाजपा बहुमत लाके अपनी सरकार चला सकती है। 132 इनके हैं, इनके साथ 6 या 7 छोटे पक्ष और अपक्ष है। और अब विपक्ष के अंदर बैठे हुए शिवसेना उद्धव ठाकरे के काफी लोग तैयार होके बैठे हैं, क्योंकि वो कोर आइडियोलॉजी जो हिंदुत्व की थी उससे भटक चुका है पार्टी, और वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुत्व की ओर। ऐसे में आप जो बोल रहे हैं ना, बैलेंस कैसे करेंगे ये, देखिए एक फडणवीस ही ऐसे हैं कि जो ये दोनों को बैलेंस करके चल सकते हैं। नंबर्स उसकी बीजेपी वजह के मैं पास आपको इतने बताऊं, ज्यादा उसकी हैं, वजह वो भी एक बैलेंसिंग फैक्टर रहेगा क्या सर? सॉरी आपको बीच में रोका मैंने। हाँ, क्या आपने क्या पूछा? नंबर्स जो बीजेपी के पास है, ये भी एक बहुत बड़ा नहीं, बैलेंसिंग फैक्टर रहने वाला है क्या? यस, नंबर बहुत बड़ा बैलेंसिंग फैक्टर होगा। और साथ में आप ये मत भूल जाइए, ये 2.5 साल जो तीनों पार्टियों की मिलीजुली सरकार चली, वो सरकार में बैलेंसिंग कौन करता था? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस। और वही काम उनको चालू रखना है, उन्होंने खुद बताया कल। और यही बात एकनाथ शिंदे ने कही कि मुख्यमंत्री कौन होगा वो टेक्निकलिटी है, मुख्यमंत्री डेप्यूटी मुख्यमंत्री कौन होगा वो हमारे लिए टेक्निकलिटीज है, हम सब तीनों मिलके तय करेंगे। मतलब कि एक घटक है जिसके पास 56 या 57 एमएलए है, एक घटक है जिसके पास 132 है, और एक घटक है जिसके पास 41 है। वो तीनों नेता बैठ के तय करेंगे कि हमारे कितने कितने मंत्री होंगे, कौन कौन होंगे। जो एकनाथ शिंदे के पार्टी के हैं वो एकनाथ शिंदे तय करेंगे। वहां फडणवीस नहीं बोलेंगे कि इसको मैं लूंगा और उसको मैं नहीं लूंगा, वहां पर एकनाथ शिंदे की चलेगी। जैसे ही भाजपा की बात आएगी तो वो देवेंद्र फडणवीस तय करेंगे कि मेरे मंत्रिमंडल में भाजपा के कितने मंत्री होंगे, और वो सभ्य कौन कौन होंगे वो देवेंद्र फडणवीस तय करेंगे। वो एकनाथ शिंदे नहीं बोलेंगे कि आप इनको नहीं इनको लो। क्या अजीत पवार के साथ भी ऐसा ही होगा? क्योंकि उनके अजीत पवार के साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अजीत इन तीनों में अजीत क्योंकि पवार सर मुझे याद ये आ रहा है, छगन भुजबल को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कई बार कई मंचों से उन पर तीखा हमला बोला जब वो दूसरी तरफ थे, लेकिन क्या वो मंत्रिमंडल में होंगे इस बार, ये भी सवाल है। आप 2 दिन में देख लीजिए, देखिए 7 तारीख को पता चल जाएगा। देखिए, देखो अजीत पवार का दूसरा, आपने तो छगन भुजबल का नाम ले लिया, नवाब मलिक का क्या हुआ भैया? करेक्ट। नवाब मलिक का क्या हुआ? प्रजा ने नकार दिया। आजकल वो भाई समझने की जरूरत है अपनी कि बेटी को तो कोई मंत्री नेता नहीं बनाना किसी चाहेंगे और को नवाब मलिक। थोप नहीं सकता। हाँ? अपनी बेटी को मंत्री पद दिलाने की कोशिश करेंगे अब मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, कोशिश तो हर एक आदमी करेगा। देखिए, राजकारण के अंदर आते हैं, एमएलए बनता है, तो उसकी कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा होती है, मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, मैं मिनिस्टर बन जाऊं, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। ये ख्याल रखना गलत बात भी नहीं है। ठीक। मगर किसको मिलता है वो देखने की बात होती है। मैंने नवाब मलिक का नाम क्यों दिया? आपने बस बोल दिया कि उनकी बेटी को मंत्री पद दिलाने की कोशिश करेंगे। यस, महिला मंत्री हो भी सकती है, शाइना भी मंत्री बन सकती है। एनसी शाइना जो है वो भाजपा की प्रवक्ता थी, वो सेना की टिकट पे लड़ी है। कितनों को पता है कि भाजपा के 10 उम्मीदवार शिवसेना शिंदे की टिकट पे लड़े हैं और उसमें से 7 जीत चुके हैं जी। कितनों को पता है कि भाजपा के 5 उम्मीदवार अजीत दादा पवार की एनसीपी के ऊपर टिकट के ऊपर लड़े और उसमें से 3 जीते हैं। तो बात को खाली सोशल मीडिया में और सूत्रों के हवाले से बता देने से बात सही नहीं हो जाती। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको एक सरकार की जो ये पार्टियां हैं उनकी एक में के प्रति जो निष्ठा है वो कायम रहेगी, क्योंकि उनका एक दूसरे के बगैर चारा नहीं। ठीक है, एक और अहम फैक्टर पर बात करते हैं। इस सरकार के आगे जो एक और बड़ा चैलेंज मुझे नजर आता है वो योजना खुद है जिसके जरिए सरकार जो है वो सत्ता में आई है, लाड़की बहन योजना। एकनाथ शिंदे ने वादा किया कि जीतेंगे तो 2100 रुपया जो है वो हम देंगे, लेकिन इसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस क्या रहेगा, किस कदर होगा? 1500 से 2100 की राशि किस कदर, इसको कंटिन्यू करना कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, अभी ये फ्रीबीज की बात आई ना, ये मध्य प्रदेश के अंदर भी आपको याद हो तो शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के पहले
लाडली बहन योजना चलाई थी। करेक्ट। उसी का प्रमाण लेके यहाँ पर लाड़की बहन योजना चलाई गई। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैं बंबई से लगभग 300-350 किलोमीटर दूर सूरत नाम के एक शहर में रहता हूँ। हमारे यहाँ जो घर के काम करने वाले बहन है, मेड हाउसमेट, वो महाराष्ट्र से हैं। वो जब चुनाव का दिन था ना, चुनाव का दिन था, उसके 2 दिन पहले गए कि भैया मैं जा रही हूं छुट्टी लेके, मुझे तो चुनाव में मतदान करना है। मैंने पूछा क्यों? तो ये प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं मैं जी। बोलते कि हमारे सबके राशन कार्ड वहां है, हमें सबको राशन फ्री में मिलता है, और ऊपर से एक योजना चालू हुई है जिसके तहत हमें 1500 रुपए मिलते हैं। तो ये लेके हम वोटिंग न करें, ये तो गद्दारी होगी ना। और वो गए, बाकायदा उन्होंने वोटिंग किया, और यही उबाल महाराष्ट्र की राजनीति में आया है। तो आप जो बोल रहे हैं ना लाड़की बहन, बंद कर दे, बंद नहीं कर देंगे। देखिए मैं रकम की बात कर रहा हूं, 1500 से रकम की बात जो वादा किया गया है जी। हाँ, रकम की जो बात कर रहे हैं ना आप, देखिए काम फर्क कहाँ है। आप कर्नाटक ले लीजिए और आप महाराष्ट्र ले लीजिए। कर्नाटक में विपक्ष ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको ये देंगे। माफी के साथ सर आपको रोक रहा हूं, समय की कमी है, मेरे पास बार-बार कमांड मिल रहा है कि आपको इंटरप्ट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमें समय देने के लिए और विस्तार से महाराष्ट्र की राजनीति के जुड़े तमाम पहलुओं को जो है रखने के लिए। 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन आखिर महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण के लिए जो मंच तैयार हुआ है वो किन किन चुनौतियों से होकर बना है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? महाराष्ट्र की सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा? किसके सर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज? इसकी तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, सस्पेंस खत्म हो चुका है। अब किसी के दिलो दिमाग में इसको लेकर कोई सवाल नहीं है। देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वह गुरुवार को आजाद मैदान में शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 11 दिन बाद बीजेपी विधायक दल ने देवेंद्र फडणवीस को नेता चुन लिया। चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार ने नाम का प्रस्ताव रखा और पंकजा मुंडे ने फडणवीस के नाम का समर्थन किया। देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने विधान भवन परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर कहा, एक हैं तो सेफ हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के मुख्य तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लेजिस्लेचर पार्टी के नेता माननीय अजीत दादा पवार जी ने भी उसी प्रकार का पत्र दिया है। श्री विनय कोरे जी, रवि राणा जी, श्री गुट्टे जी और हमारे इंडिपेंडेंट्स जो हमारे साथ हैं, सभी ने इसी आशय का पत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है। और इन सभी पत्रों को देखते हुए माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। उधर जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ, देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। उनके घर के बाहर जश्न शुरू हो गया। इस प्रकार का मैंडेट महायुति को मिला। एकनाथ जी के नेतृत्व में शिवसेना की भी सीटें बहुत अच्छी तरीके से बढ़ी। अजीत दादा पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस की सीटें भी बहुत अच्छी बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी को जो यश मिला है, ये स्ट्राइकिंग रेट ऐतिहासिक हिस्टोरिकल है। भारतीय जनता पार्टी के विधिमंडल के नेता के तौर पर आज उनका चुनाव हो चुका है।
और मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं, उनकी भी हैट्रिक हो चुकी है, तो हमने बहुत सारी उनको शुभकामनाएं दी और हम लोग भी देखेंगे कि ये जो महाराष्ट्र की जनता ने विश्वास जताया उस पर हम लोग देवेंद्र जी के माध्यम से कैसे खड़े उतरे। खुशी हो रही है कि देवेंद्र जी का नाम गठ नेता करके आज उसका चुनाव हो गया है, उनका नाम एक मत से लिया गया है और अभी आगे के सब रास्ते खुल गए। मुझे लगता है अब 3 बजे माननीय राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे, उसमें एकनाथ जी होंगे, अजीत दादा होंगे, देवेंद्र जी होंगे और कुछ महायुति के बड़े नेता भी होंगे और अब दावा करेंगे अभी मुख्यमंत्री पद के लिए। चुनाव नतीजे आने के बाद से ही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। शिंदे भले ही कह चुके थे वो बीजेपी नेतृत्व के फैसले को मानेंगे, लेकिन बीच बीच में अपनी दावेदारी भी पेश करने से नहीं चूक रहे थे। बहुत खुशी है मुझे कि 2.5 साल में हमारी सरकार ने, महायुति सरकार ने और हम तीनों ने और हमारी टीम ने जो काम किया है वो उल्लेखनीय है। उसके इतिहास में उसका सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इतने बड़े निर्णय लिए, इसकी हमें खुशी है। सूत्रों के हवाले से खबर है जब एकनाथ शिंदे की दावेदारी नहीं चली तो उन्होंने 6 महीने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की मांग की, जिस पर भी बीजेपी राजी नहीं हुई और उन्हें पीछे हटना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान